हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोर्स ऑफ स्टडी। मैं आज आप लोगों से बायोलॉजी का लेक्चर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर फर्स्ट में बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन डिस्कस करूंगा। मैं आप तक वीडियो लेके आ रहा हूं। मेरा नाम है राजेश कुमार। अगर आप इन वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमें इन टेलीग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, rajesh853204। यह भारत के जितने भी गवर्नमेंटल एग्ज़ाम होंगे उनके लिए लाभदायक है, जैसे कि स्टेट PCS, रेलवे, बैंकिंग, SSC या अदर दूसरे जो भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए यह वीडियो लाभदायक है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है। इंट्रोडक्शन में बायोलॉजी जो शब्द है वह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है बायोस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ अर्थात जीवन, जबकि लोगोस का अर्थ होता है स्टडी अध्ययन, मतलब जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। और यह बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वह किया गया था 1802 ईस्वी में। अब किसने किया, आगे देखते हैं किसने किया है। बायोलॉजी टर्म जो दिया जिसने वह था लेमार्क। लेमार्क कहाँ का था? यह फ्रांस का था, फ्रांस के थे। और जबकि ट्रेविरेनस यह जर्मन थे। नामक वैज्ञानिकों ने इसका प्रयोग किया था 1802 ईस्वी में। ठीक है, तो बायोलॉजी का अगर पूछा जाए कि बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, वह हो जाएगा अरस्तु। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो वह भी हो जाएगा अरस्तु। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस। अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर मेंडल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? लिनियस। द्विनाम पद्धति जिसको बोलते हैं बायनोमिनल क्लेचर। ठीक है, तो इसका जनक कहा जाता है लिनियस को। टीकाकरण का जनक कहा जाता है एडवर्ड जेनर को। श्वेत क्रांति जो दूध से संबंधित क्रांति थी, इसका कहा जाता है जनक वर्गीज कुरियन साहब को। और अगर हरित क्रांति, पूरे विश्व की हरित क्रांति के जनक की बात करें तो वह बोला जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगर उसी संदर्भ में बात करें कि भारतीय हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो यह हो जाएगा डॉक्टर स्वामीनाथन। और भारत में हरित क्रांति कब आई थी? भारत में हरित क्रांति आई थी 1966 और 67 में, अर्थात 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति आई थी। और जिसमें गेहूं की पैदावार अभी भी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। उसी का भारतीय हरित क्रांति का ही यह देन है उस समय का। अगर बात करें भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक, भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक कहा जाता है डॉक्टर बिरबल साहनी को। डॉक्टर बिरबल साहनी को कहा जाता है। और ये कहाँ के थे? ये थे लखनऊ में इसने किया था। ठीक है, लखनऊ, ये भी याद रखना। और भारतीय पारिस्थितिक के जनक इसे कहा जाता है डॉक्टर R मिश्रा को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब इसी में हम डिस्कस कर लेते हैं जीव विज्ञान के कुछ प्रमुख शाखाएं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि नेंटोलॉजी। नेंटोलॉजी बोला जाता है नवजात शिशु का अध्ययन। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका अध्ययन जब किया जाता है तो उसे बोला जाता है नेंटोलॉजी। जिरेंटोलॉजी की अगर बात करें तो बुढ़ापे का अध्ययन किया जाता है जिरेंटोलॉजी। अब पक्षियों का अध्ययन बोला जाता है ओरेंथोलॉजी। ओलोलॉजी से किया जाता है अंडा का अध्ययन। और निडोलॉजी से घोंसले का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, घोंसले का अध्ययन निडोलॉजी कहलाता है। अंडा का अध्ययन ओलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन ओरेंथोलॉजी कहलाता है। जबकि बुढ़ापे का अध्ययन जिरेंटोलॉजी और नवजात शिशु का अध्ययन नेंटोलॉजी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट है हड्डी का अध्ययन। हड्डी का अध्ययन की अगर बात किया जाए तो यह कहलाता है ओस्टियोलॉजी, और उपास्थि का अध्ययन कहलाता है क्रोन्डियोलॉजी। ठीक है, मांसपेशी का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी, और दांत का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी, और आंख का अध्ययन कहलाता है ऑप्थामोलॉजी। ऑप्थामोलॉजी आंख के अध्ययन से संबंधित है, और यह बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए वीडियो को पॉज करके अगर आप संभव हो तो कॉपी में लिख लें या फिर उसको फिर से दोबारा पढ़ लें, ताकि आने वाले समय आपके लिए बेहतर हो सके। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ओनकोलॉजी। सांपों का अध्ययन कहलाता है ओफियोलॉजी कहलाता है सांपों का अध्ययन, और एक और होता है सांप का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी भी सांप का अध्ययन से संबंधित है। सरीसृप वर्ग का अध्ययन देखा जाए तो हर्पेटोलॉजी सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है। मछली का अध्ययन देखा जाए इच्थोलॉजी मछली का अध्ययन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है मकड़ियों का अध्ययन। जो मकड़ी होती है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? ऑरंचोलॉजी। कीट का अध्ययन क्या कहलाता है? इंटोमोलॉजी। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। मस्तिष्क या तंत्रिका का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है यकृत का अध्ययन। यकृत का अध्ययन कहलाता है हेप्टोलॉजी, और रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी, और बाल का अध्ययन कहलाता है ट्राइकोलॉजी, और त्वचा का अध्ययन डेर्मेटोलॉजी। फल का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। ये हम डिस्कस कर रहे हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं के बारे में, और मैंने पहले ही बता दिया है कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो इनको अपने कॉपी में नोट कर लें, ताकि जितने भी एग्जाम होंगे उनमें आप फिर से इसको रिवाइज कर सकें। 1 से 2 नंबर का हर एग्जाम में इस शाखा से क्वेश्चन पूछा जाता है विज्ञान के, जीव विज्ञान के खास तौर से। अगर आगे बात करें तो फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। घास का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी। कवक का अध्ययन मायोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, और आनुवांशिकता या विविधता का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। जब इस सब में हम बात करते हैं तो ये सब चीजें होती हैं। अगर और बात करें जैसे कि जीव जंतु वातावरण के बीच संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? यह इकोलॉजी कहलाता है। जंतु के व्यवहार, जंतु किस प्रकार का व्यवहार करता है, अगर उसका अध्ययन कहलाता है, उसको बोला जाता है इथोलॉजी। जांच द्वारा रोगों का पता लगाने का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। जैसे कि हम लोग जाते हैं जांच कराने के लिए। रोगों का अध्ययन, कोई भी रोग हो उसका अगर अध्ययन किया जाता है तो उसको बोला जाता है इटियोलॉजी। और अगर उंगली का छाप, उसको बोला जाता है डेक्टोलोग्राफी। ठीक है, उंगली छाप का अध्ययन। और ब्रह्मांड के जीवन का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी, और जीवाश्म का अध्ययन पैलेंथोलॉजी, और आनुवांशिक के नियमों का प्रयोग करके मानव नस्ल के उन्नत बनाने का अध्ययन यूजेनिक्स कहलाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।